पूछता बेरोजगार कब तक मिलेगा रोजगार, जवाब दो सरकार। और इसी खास कार्यक्रम के साथ आज समाधान इंडिया आप लोगों के बीच आई है। आपको बता दें कि आज समाधान इंडिया ने कई छात्रों को और कई युवा नेताओं को, जो छात्र के नेता रह चुके हैं और अभी भी लगातार जिस तरह से युवाओं की मांग हो रही है एनटीपीसी एग्जाम, रेलवे कि आखिर कब तक होंगे, उन तमाम बिंदुओं को लेकर आज समाधान इंडिया ने एक डिबेट कार्यक्रम भी रखा है, जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। और इसमें युवाओं का और छात्र नेताओं का क्या कुछ कहना है, जिसे आज आपको जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, खास करके युवा तबका जो आज खासा नाराज दिखाई दे रहा है सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, लगातार यही मांग कर रही है आज की युवा पीढ़ी कि हमें रोजगार दो। और क्यों ना ये आवाज उठाई जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से मन की बात को डिसलाइक किया गया, जिसकी एक बहुत ही बड़ी खबर आज भी हम लोग सुन रहे हैं, और इस खबर को न सिर्फ दिखाया गया बल्कि इससे डिजिटल स्ट्राइक जैसे माहौल बने। और अब चूंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में अगर युवाओं के अंदर इसी तरह का जोश रहा, युवाओं के अंदर इस तरह का विद्रोह का भावना रहा और जिस तरह युवाओं की मांग तेज हो रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि युवा आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। और यही युवा हैं जिस युवा के नाम पर ठीक लोकसभा से पहले, यानी कि ठीक 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो युवाओं को हर सरकार ने, ना सिर्फ मोदी सरकार ने बल्कि इससे पहले भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सभी सरकारों ने युवाओं को चुनाव से ठीक पहले उसे एक अहम हिस्सा बताया। लेकिन जिसे चुनाव खत्म होते हैं युवाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। और शायद यही बात सामने स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय रेलवे के द्वारा फरवरी 2019 में विज्ञापन निकाला गया था एनटीपीसी के जरिए, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के द्वारा 35,208 पोस्ट की वैकेंसी के लिए निकाले गए थे, जिसमें आपको बता दें कि इसमें 1,26,00,000 लोगों ने आवेदन किए हैं। वहीं एनटीपीसी के ग्रुप डी के लिए 1,03,769 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके लिए 1,15,00,000 के लगभग लोगों ने इस आवेदन को भरा है। यानी आप समझिएगा पूरा आंकड़ा तो 2,40,00,000 लोगों ने इस आवेदन को भरे हैं, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं लिया जा सका है। और आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि 2,40,00,000 लोगों में कई लोगों को अगर सरकार एग्जाम ले लेती तो कई लोगों को आज रोजगार मिल गया होता और कई लोग अब धीरे धीरे अपने भविष्य को बेहतर बना सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, जिस वजह से अब युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। और इन युवाओं का क्या कुछ कहना है, समाधान इंडिया ने एक रिपोर्ट तैयार की है। ना सिर्फ ये रिपोर्ट है बल्कि एक डिबेट का कार्यक्रम है, जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। और आप लोगों से भी अपील है कि अगर आप भी युवा हैं और पूछना चाहते हैं सरकार से सवाल, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको भी समाधान इंडिया मौका देगी आपको अपनी बातों को रखने का। तो चलिए आइए जुड़ते हैं इस खास डिबेट कार्यक्रम में। पूछता बेरोजगार कब तक मिलेगा रोजगार, जवाब दो सरकार। तो इस वक्त वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से हमारे साथ जुड़ गए हैं अंकित तिवारी। वहीं गिरिडीह महाविद्यालय के पूर्व सचिव सह छात्र नेता अमित यादव भी जुड़ गए हैं। मनोहर यादव गिरिडीह के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं एबीवीपी के पूर्व नगर महामंत्री सह छात्र नेता रुपेश वनकार। आज की इस चर्चा में हमारे साथ ये सभी तमाम लोग जुड़े हुए हैं। और आज जो चर्चा है वो बेरोजगारी को लेकर है, और खास करके जिस तरह से लगातार डिजिटल स्ट्राइक आज की युवा पीढ़ी ने दिखाई है, वो ताकत दिखाया है, जिससे कई सवाल उमड़े हैं। तो सबसे पहले सवाल मनोहर यादव, गिरिडीह के पूर्व मोर्चा अध्यक्ष, माफ करिएगा अभी वर्तमान मुफसिल के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। मनोहर जी, कई सवाल उठ रहे हैं और युवाओं पर आज बेरोजगारी का जो आलम है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से कई स्ट्राइक हुए हैं। मन की बात को भी लोगों ने डिसलाइक कर दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, बेरोजगारी की समस्या एकाएक 2 दिन में उत्पन्न नहीं होती है। मेरा कहना है कि ऐसा नहीं है कि 2 दिन और 4 दिन में बेरोजगारी अभी उत्पन्न हो गई है। और जो अभी राज्य सरकार, हेमंत सरकार ने जो वोट जो अपने आप में बटोर लिया है कि हम बीए जो रहेंगे उसको इतना मंथली देंगे, जो एमबीए किया हुआ लड़का लड़की रहेंगे उसको इतना देंगे, तो सबसे पहले हम तो राज्य सरकार को कहना चाहेंगे कि आप जो 1 साल आपका गुजरने वाला है, आप वादे किए थे कि हम इस तरह से रोजगार देंगे, इतना भत्ता देंगे, वो कहाँ गए हैं? चलिए वादों पर भी आएंगे और राज्य सरकार पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले
सवाल ले लेते हैं गिरिडीह महाविद्यालय के पूर्व सचिव सह छात्र नेता अमित यादव से। अमित यादव, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से आज एनटीपीसी रेलवे को लेकर भी लोग आवाज उठाने लगे हैं कि कब आखिर इसका एग्जाम लिया जाएगा, फॉर्म भरा जा चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप? आजसू के से भी आप जुड़े हुए हैं, वैसे में आजसू और भारतीय जनता पार्टी का भी गठबंधन रहा है, जिसके बाद से गिरिडीह लोकसभा से भी आजसू के सीट पर ही उम्मीद जीते हैं, जो सांसद अभी हैं आजसू के हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो इस प्रकार से प्लेटफॉर्म दिया है छात्रों को मुद्दा को रखने के लिए, और वो भी बेरोजगारी के बात में। सर देखिए, छात्रों का सबसे पहली बात, हम लोग जरूर एक छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन छात्रों का मुद्दा जब जब आएगा हम लोग सरकार से सवाल पूछने का काम करेंगे। और आज नहीं, ये छात्र हित में हम लोग जहां तक होता है हम लोग करते हैं। पहली बात है सर, देखिए एम्प्लॉयमेंट पे अभी जो है बेरोजगारी का जब बात करते हैं, बेरोजगारी सर दो प्रकार से आप जान रहे हैं। एक जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, एक वो बिना पढ़ा लिखा है। तो सरकार जो है तो दोनों प्रकार का जो बेरोजगारी है उस पर फेल है, दोनों प्रकार से किसी में वो काम नहीं कर पा रही है। आप पढ़े लिखे युवा जो बीटेक एमटेक कर लिया है, वो ग्रुप बी का फॉर्म में गवर्नमेंट ट्रेडमैन बनने के लिए तैयार है। आप देखिए, जब एक छोटा सा मतलब ये चपरासी का मतलब बहाली आता है, तो उसमें आपका एमटेक का लड़का लोग फॉर्म भरता है और काफी मात्रा में भर रही है। अभी सर हम कुछ बात करना चाहेंगे सेंट्रल लेवल का, जो 2018 में बहाली आया था सर। उस बहाली में लगभग सर 500 रुपये हर स्टूडेंट से लिया गया एनटीपीसी और ग्रुप डी के नाम पे। अब एक बहाली में लगभग जो रिपोर्ट है सर, उसके अनुसार 2.5 करोड़ छात्रों ने फॉर्म भरा। 40 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं और फॉर्म भरे हैं सर। उसमें से सर एक स्टूडेंट से लगभग 500 रुपया लिया गया है सर। उसके बाद आज सर देखिए सर, अगर हम लोग उसका केवल ये देखते हैं सर, तो आपका 13 अरब लगभग रुपया सरकार के खाते में जमा है एक से। और ग्रुप डी की बात करेंगे तो उतने आने की 25 अरब रुपया लगभग सरकार अभी हम लोग से उधार लेके चल रही है। उसका 2 साल का ब्याज हम देखेंगे तो सर 9 अरब रुपया ऐड हो जाता है सर। मतलब एक प्रकार से सोचिएगा सरकार क्या समझ रही है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। 2 साल से उसका एग्जाम क्यों नहीं ले रही है सर? सबसे बड़ी मुद्दा यही है सर। जी बिल्कुल, और हम लोग अमित जी आपको अभी थोड़ा सा रोकेंगे, इस पर हम जवाब लेना चाहेंगे एबीवीपी के पूर्व नगर महामंत्री सह छात्र नेता रुपेश स्वर्णकार से। रुपेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने रेलवे के एनटीपीसी का एग्जाम का फॉर्म भरा था, अभी तक एग्जाम नहीं लिए गए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद या आभार प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि हम जैसे युवा लोग का आप मंच दे रहे हैं। और आज के समय में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सारे न्यूज चैनल हो, चाहे वह राष्ट्रीय लेवल का क्यों ना हो, वहां पर रिया चक्रवर्ती का मामला हो, मंदिर मस्जिद के नाम पर, मतलब बेरोजगारी के मुद्दे पर अभी के समय में देख रहे हैं कोई दिखा ही नहीं रहा है जी। और मैं समाधान इंडिया को तहे दिल से आभार प्रकट शुक्रिया करना चाहूंगा कि आज हमें बोलने का मौका दिया गया है जी। और रही जो वैकेंसी जो सरकार के द्वारा भरवाए गए थे, और सरकार कोई भी हो, लेकिन सरकार को बनाने में युवाओं का अहम रोल व योगदान रहता है। लेकिन इसके बावजूद सरकार अभी मंदिर मस्जिद से निकल नहीं पा रही है। कोरोना वायरस इस हमारे देश में इतना महामारी से हम लोग आज पूरा देशवासी झेले हैं। इसके बावजूद आज रोजगार के नाम पर सरकार का 0/0 देखने को मिल रहा है। और सरकार खुद यह स्टेटमेंट आता है कि आत्मनिर्भर बनिए। तो मैं वैसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर गरीब के माँ बाबूजी मेहनत करके खेत में कुदाल चलाकर या अपने बेटा को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ग्रेजुएट करवाते हैं, कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, आखिर क्यों करवाते हैं? यही आत्मनिर्भर बनने के लिए। सरकार को इस पर यह स्थिति क्लियर करना चाहिए कि आत्मनिर्भर पर जो वो बयान दे रही है, इस पर यह स्थिति स्पष्ट करना है कि आत्मनिर्भर आप कैसे बनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल रुपेश जी, बिल्कुल आत्मनिर्भर कैसे बनाना चाहते हैं। और सवाल का ये है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा हिस्ट्री डिपार्टमेंट के छात्र अंकित तिवारी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेरोजगारी का आलम, बिहार में भी वही स्थिति, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव भी बिहार में बहुत जल्द होने वाली है। देखिए सर,
मुझे कहना है कि इन दिनों हर युवाओं के मन में बस एक ही सवाल है, सरकार से बस एक ही सवाल युवा करना चाहते हैं कि आखिर निजीकरण क्यों। मोदी सरकार का कहना है निजीकरण पर कि देश को विकास कार्यों की आवश्यकताओं के लिए पैसों की जरूरत है और सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए वो सरकारी खजानों सरकारी संपत्ति को बेच देना चाहते हैं। तो सर मोदी सरकार से मेरा ये प्रश्न है कि जब यही सरकारी कंपनियां PSU जिसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहा जाता है, वो सारी सरकारी कंपनियां एक समय में सरकार को देश को आगे बढ़ाने में ये सरकारी कंपनियां साथ देती थी, सरकार को आर्थिक मदद करती थी। और आज जब सरकार उसे आर्थिक मदद की जरूरत है तो सरकार अपना कदम पीछे खींच रही है। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? मैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में आपके पिताजी हैं, वो आपको अगर आज पैसा कमा के दे रहे हैं तो कल को उनका तबीयत खराब हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा कि इनका अभी आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, इन्हें बाजार में नीलाम कर दीजिए। ये कहाँ तक बीजेपी सरकार ये सही कर रही है? मनोहर जी इस अंकित जी के सवालों का जवाब दें। क्या जो अंकित जी बोल रहे हैं आप कितना सहमत हैं? देखिए बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। केंद्र सरकार का वो सोच नहीं है, निजीकरण करने के पीछे बहुत कुछ सोच है। जैसे आप खुद उन्हीं लोग छात्र लोग लगाते हैं कि सरकारी लोग भ्रष्टाचार हैं, काम समय पे नहीं करते हैं, समय पे नहीं जाते हैं, अधिक वेतन मिलता है, 4 घंटा काम करने के एवज में जो दूसरे लड़के हैं जो बेरोजगार हैं वो 12 घंटा काम करते हैं, उनके एवज में कम वेतन मिलते हैं। तो सरकार की एक सोच है जो कुछ कंपनी छोटे छोटे कंपनी या तो विभाग है उसमें जो भ्रष्टाचार चल रही है, यदि वो हम निजीकरण को देते हैं तो उससे इनकम भी अधिक होगा हमारे देश में और युवाओं को रोजगार भी अधिक मिलेगा। जो अभी एक स्टाफ काम कर रहे हैं वही पैसा से हम 4 स्टाफ को 4 छात्र को हम उससे रोजगार से जोड़ सकते हैं। ये सरकार जी मैं सवाल करना चाहूंगा इनसे। नहीं देखिए हाँ नहीं पहले मैं मेरा सवाल था मैं इसका जवाब दें प्लीज। देखिए इस डिबेट को बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है, लोग सुन रहे हैं इसको, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है तो आप लोग एक एक करके जवाब दें। इस आप अंकित जी आप क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद हम अमित जी पर आएंगे। देखिए रुपेश जी भी इनको या तो बीजेपी के प्रवक्ता को या तो जानकारी नहीं है या तो जानकारी के अभाव में इस तरह का सवाल कर रहे हैं। क्या आप बोल रहे हैं छोटी कंपनियां, क्या कोल माइन छोटी कंपनी है? भारतीय चीज छोटी कंपनी है? आप LIC के शेयर को बेच रहे हैं? क्या LIC देश की सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है? आप किस सोच से ये बोल रहे हैं कि छोटी छोटी कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है? देश की प्रमुख कंपनियों, भारत पेट्रोलियम जो देश की प्रमुख कंपनियों में आती है, तेल कंपनियां में, उसे आप निजीकरण के राह पर ले जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके? जी जवाब दें आप मनोहर जी अंकित जी के सवालों का। देखिए मेरा कहने का मतलब है निजीकरण कहने का मतलब है कंपनी जो है जिससे रोजगार छात्रों का, खुद आप रोजगार बोल रहे हैं कि छात्राओं को काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आप इतना श्योर हैं कि जो सरकार की कामें चल रही है उसमें स्टाफ कम है, वेतन नहीं आपने नई पेंशन बहाली करते हैं। सुन लीजिए मेरी बात को पूरी। हाँ बोलिए। बात आप बोलिएगा। मेरा कहने का मतलब है JPSC, FSC जो बड़े बड़े लेवल की है नौकरी वो निजी नहीं किया जा रहा है, जिससे अधिक लोगों की रोजगार चल सकती है, अधिक व्यवसाय हो सकती है, अधिक लोग उससे जोड़ सकते हैं, उससे इनकम कमा सकते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे जो भी हो, जिससे लग रहा है कि कुछ लोग सिविल से पैसा भी अधिक लग रहा है, इनकम भी कम हो रहा है, समय भी पर काम भी नहीं हो रहा है, कुछ भ्रष्टाचार भी हो रहा है जैसे में। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का सोच भारत के ऊंचे लेवल की सोच है, छोटे मोटे पार्टियों की सोच नहीं है, इसीलिए आज पूरे विश्व में भारत जी का मनोहर जी है। आप लोग जैसे मोदी जी बात मनोहर जी से मेरा सीधा सवाल है कि आत्मनिर्भर की स्थिति आप क्लियर क्यों नहीं करने बोलते हैं, या जो आपकी सरकार है उस पर आत्मनिर्भर की परिभाषा को क्लियर करवाइए ना। परिभाषा देखिए सर, परिभाषा वो भी क्लियर होंगे। आप देख लीजिए राम मंदिर का मुद्दा था जो कई वर्षों से पेंडिंग था, अभी NCERT जो है धीरे धीरे सरकार कर रही है। अरे ऐसी बात नहीं, इसके पहले कांग्रेस की सरकार है। हम कहना चाहेंगे कि कांग्रेस के सरकार से क्यों नहीं पूछते हैं, जो पारिवारिक सरकार है, पारिवारिक राजनीति करते हैं, कभी माँ बनती है कभी बेटा बनती है और देश को लूटने का काम किया है। जो बेरोजगारी के मुद्दे पे राजनीति को डिबेट में न लाइए मनोहर जी, आपसे विनर में आग्रह है। बिल्कुल यहाँ हमको कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई अन्य पार्टी से मतलब नहीं है। हमारी मांग सिर्फ है बेरोजगारों को रोजगार दे और रोजगार पे सरकार रोजगार दिशा और क्या कदम है
इस पर आप डिबेट करिए। मैं आपसे विनती करता हूँ। नहीं, थोड़ा सा अपना हम बात रखना चाहते हैं, आप लोग थोड़ा एक मिनट। जी अमित जी ये जो निजीकरण का जो मामला जो बता रहे हैं, सबसे पहली बात है कि मोदी सरकार ने जो वादा किया था 2014 में, वो कोई भूला नहीं कि 2 करोड़ रोजगार हम लोग 1 साल में देंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि आप निजीकरण करना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं कि हम सिस्टम को नहीं सुधार सकते। अगर सिस्टम को नहीं सुधार सकते तो सांसद भवन को क्यों नहीं निजीकरण कर देते हैं? विधायक सांसद आप निजीकरण में रखिए। आपको मतलब पंचायत के चुनाव आगामी 2 महीने में पंचायत के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। पंचायत चुनाव समय पर होता है तो फिर नौकरी का वैकेंसी समय पर क्यों नहीं मिलता है? लड़कों से आप एग्जाम समय पर क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, हम बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि ये बोलने की आप कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं करते हैं? जरूर करेंगे कांग्रेस से सवाल जब उनकी सरकार राज अभी आएगी। अभी तो मोदी सरकार है तो सवाल तो उन्हीं से होगी। जब कांग्रेस की सरकार रहेगी तब सरकार करेगी। हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं है। देखिए 1 मिनट आप लोग देखिए, बिल्कुल सवाल कई हैं अंकित जी मंदिर बन गया है जी। अंकित जी, मंदिर पे हम सभी को भी नाज है, लेकिन मंदिर से थोड़ा निकल के बेरोजगारी को तो दूर करने की बात करिए। और जो सरकार बार बार जो मतलब एक ही बात जो रट्टा लगवा रही है कि आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर पर सरकार क्लियर स्टैंड क्यों नहीं कर रही है? आत्मनिर्भर रुपेश जी हमारी बातों को सुने। पहले आप 1 मिनट मनोहर जी को जवाब देने का समय दिया जाए। मनोहर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? निजीकरण का मामला उठ रहा है और आप इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं जो वाकई में तारीफ काबिल है, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि जो युवा बेरोजगार आज जो सवाल पूछ रहा है, और आप कहते हैं कि भारत की जो आबादी है वो 70% आबादी युवा पीढ़ी है, और उस समय जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उससे ठीक कुछ महीने पहले जो है वो एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम निकाले जाते हैं, लाखों वैकेंसियां निकलती है, 2 करोड़ 40 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, अभी तक एग्जाम नहीं लिया जाता है। इसका मतलब क्या समझा जाए कि लोकसभा में जब चुनाव लोकसभा का किया गया तो इसका मतलब यही है कि सिर्फ चुनावी एजेंडा था, बाकी कुछ नहीं था, युवाओं का कुछ ख्याल नहीं रखा गया? मनोहर जी, वो जो है वो पूरी तरह से चुनावी एजेंडा था, आप देख लीजिए। नहीं, मनोहर जी इस बात का जवाब देंगे। मनोहर जी क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल हमसे पूछा गया है तो हमें जवाब देने दीजिए। आपको जब पूछा जाएगा तो आप दीजिएगा। जी मनोहर जी, अमित जी आप नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। मनोहर जी आप जवाब दें। मनोहर जी, आप हमारे सरकार में है तो आप नहीं है, सरकार किसी का भी रहे, सरकार से मतलब नहीं है। युवा का अगर सरकार की बातें यहाँ नहीं हो रही है मनोहर जी, मैं भी मनोहर जी कहना चाहता हूँ यहाँ बेरोजगारी के मुद्दे पर डिबेट है। देखिए डाइवर्ट आप लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, डिबेट को अलग दिशा की ओर ना ले जाएं। आप लोग डिबेट को अलग दिशा की ओर नहीं ले जाएं। हमारा प्रयास है कि कुछ अच्छा बिंदु निकल के आए। अगर हम लोग तर्क करने के लिए बैठे हैं तो इसमें कुछ अच्छा रिजल्ट परिणाम निकले ताकि लोग उसको समझ सकें बात को। मनोहर जी को जवाब देने दीजिए। मनोहर जी क्या कहना चाहेंगे आप? क्या चुनावी एजेंडा था लोकसभा से पहले एनटीपीसी का एग्जाम जो लिया गया 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने ग्रुप डी का, और उससे पहले जो एग्जाम है उसका तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। क्या चुनावी एजेंडा था? लोकसभा चुनाव होने के बाद सारा ठंडा बस्ता में चला गया, यानी क्या सिर्फ लोगों को, युवाओं को बहकाने के लिए वो कदम था जो अभी तक एग्जाम नहीं लिए गए हैं? मैं विकास जी एक चीज कहना चाहूंगा। आप देख सकते हैं जब झारखंड में रघुवर की सरकार थी, मैं दूसरे सरकार से तुलना करना चाहूंगा कि जितना वैकेंसी क्लियर किए हैं रघुवर सरकार झारखंड में, कोई भी ऐसा 2000 ईस्वी झारखंड अलग होने के बाद कोई भी ऐसा सरकार बता दे कि 5 साल में इतना वैकेंसी क्लियर करके दिखाए हैं। बढ़ात रहा केंद्र सरकार की, तो उनकी भी प्रक्रिया जोरों से चल रही है। बीच बीच में कुछ अटकनें आ जा रही है, लोकसभा विधानसभा, फिर इधर लॉकडाउन परेशान किए। ऐसा बात नहीं है कि जो फॉर्म भरे हैं वो। मनोहर जी एक काउंटर सवाल ले लीजिए। ये लॉकडाउन की जो परिस्थिति है वो मार्च के बाद आई है, जबकि जो एग्जाम एनटीपीसी का था वो मार्च से पहले लिया जा सकता था। सितंबर और अक्टूबर महीने में इस एग्जाम का शेड्यूल था एनटीपीसी का, और उस समय ही लिया जा सकता था, फिर क्यों नहीं लिया गया? देखिए आपका कहना सही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सरकार उस मुद्दे से हट गए हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं। सबकी समय है, उस तरह से सिस्टम की व्यवस्था किया जा रहा है ताकि भ्रष्टाचार जो
कुछ दिनों से चला आ रहा है कि वैकेंसी में भी ऐसा होता है वैसा होता है, लीक हो जाते हैं प्रश्न क्वेश्चन, वो सब चीज को सुधारने और अच्छा से करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। जी अभी आप लोगों से आप लोग बने रहे, आप लोग इस डिबेट कार्यक्रम में करने का अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद फिर से आप लोगों का डिबेट कार्यक्रम जारी रहेगा और बेरोजगारी एक मुद्दा, पूछता भारत जारी रहेगा। आप बड़े रहे समाधान इंडिया में, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत समाधान इंडिया में। और पूछता बेरोजगार कब तक मिलेगा रोजगार, जवाब दो सरकार। और इसी टॉपिक पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े थे बिहार आरा से अंकित तिवारी, जो वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के छात्र हैं, वहीं गिरिडीह महाविद्यालय के पूर्व सचिव अमित यादव, सह छात्र नेता अमित यादव भी जुड़े हुए हैं, वहीं मनोहर यादव युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी इस डिबेट में शामिल हैं, रुपेश स्वर्णकार जो एबीवीपी के पूर्व महामंत्री रह चुके हैं, नगर महामंत्री, साथ ही अभी छात्र नेता हैं। तो अभी आप लोगों ने कई बिंदुओं पर बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से बहुत चीज़ों को पूछा है और जानकारी दी है। अब चूंकि डिबेट के अंतिम चरण में हम लोग पहुंच गए हैं, एक एक मिनट का समय है आप लोगों के पास। एक मिनट में अपनी अपनी बातों को पूरी आप कर सकते हैं, जो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी बेरोजगारी को लेकर लगातार सवाल पूछ रही है। और इस वक्त चूंकि आपदा काल है, महामारी है, कोरोना काल चल रहा है, इस वक्त युवाओं पर भी एक बहुत बड़ा असर और एक डिजिटल स्ट्राइक, तमाम बिंदुओं को लेकर आज बहुत ही हो हंगामा युवाओं के बीच देखने को मिल रहा है। सबसे पहले रुपेश स्वर्णकार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एक मिनट का वक्त, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के विषय पर, चूंकि लगातार जिस तरह से डिबेट चला, क्या कहना चाहेंगे? आपको आभार, शुक्रिया। और इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिस प्रकार से बेरोजगारी का आलम हमारे देश में और हमारे युवाओं के बीच देखने को मिल रहा है, वो काफी दुखदपूर्ण स्थिति है। और इस स्थिति के प्राय जो सरकार आत्मनिर्भर बनाने की बात बार बार करती है और करती आ रही है, लेकिन लोग आज पलायन को मजबूर हैं। अच्छे युवा ग्रेजुएट करके अच्छे डिग्री लेके, लेकिन आज रोजगार के आलम में लोग गांव देहात क्षेत्र के युवा पलायन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश जी। आप मनोहर यादव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट का वक्त है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम विषयों पर लेकर लगातार हम लोग 15 मिनट तक डिस्कस कर रहे हैं। सवाल आपसे भी है, चूंकि आप आपकी सरकार है केंद्र में, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं छात्रों को हौसला को बुलंद रखना कहूंगा और मैं कहना चाहूंगा कि निजीकरण की जहां बात है, मैं उन लोगों से सवाल करना चाहूंगा कि आप यदि बीमार होते हैं तो आप देखते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में ना जाकर निजीकरण में जाना पसंद करते हैं। सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को ना नामांकन करके निजी विद्यालय में नामांकन करवाना चाहते हैं। जहाँ तक डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में ना जाकर अपना अलग से क्लिनिक रखते हैं। तो निजीकरण के प्रति लोगों की रुझान है। निजीकरण में अच्छी सुविधा होती है, साफ सुथरा मिलते हैं। सरकार की ये सोच है कि यदि निजीकरण हम लोग के बीच में होंगे तो अधिक रोजगार मिलेंगे, लोगों की सुविधा होंगे, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी चिकित्सा होंगे। आप देख रहे होंगे लाख प्रयास करके सरकार थक जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोहर जी। समय कम है, जिस वजह से हमें और आगे और भी लोग हैं। अंकित जी, क्या कहना चाहेंगे? तमाम विषयों पर लेकर लगातार हम लोग 15 मिनट से चर्चा कर रहे हैं, आपका क्या कुछ कहना होगा एक मिनट के समय में? जी
जी सर आप इनकी सोच देख लीजिए, इनकी सोच कैसी है कि निजी में सुविधा ज्यादा है सर। तो ठीक है, जिनके पास पैसा है वो तो निजी अस्पताल में चले जाएंगे, जो गरीब जिनके पास खाने को नहीं है वो निजी अस्पताल में अपना इलाज कैसे करवाएंगे, ये बताइए। एक तरफ मोदी जी आयुष्मान भारत की योजना की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप निजी सेक्टर की बात करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? और जिनके पास पैसा है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो गरीब है वो कहाँ से प्राइवेट स्कूल के फीस के बारे में आप जानते हैं कितना ज्यादा फीस है प्राइवेट स्कूलों का? तो मोदी के पास तो है जी, ये डिबेट का विषय नहीं है, डिबेट का विषय नहीं है, बस हम कहना समय आपका खत्म हो रहा है अंकित जी। लास्ट सर दिग्गा जी, ये बात है मोदी जी ने 2 दिन पहले मन की बात की थी। मन की बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं युवाओं में कितना आक्रोश है। उनको 10% लोगों ने अगर लाइक किया है तो उन्हें उससे 20 गुना ज्यादा लोगों ने उन्हें डिसलाइक किया है। मतलब मोदी बहुत शुक्रिया अंकित जी, आपको रोकना चाहेंगे, समय का अभाव है। अमित जी क्या कहना चाहेंगे? अमित जी आप अंतिम आप बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे, समय का अभाव है, 1 मिनट में बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप। जी मैं आपसे मात्र 1 मिनट समय लेना चाहते हैं। देखिए, हम लोग अभी जो छात्रों के द्वारा जो बहुत बड़ा मुद्दा उठा है, डिजिटल, एक प्रकार से डिजिटल स्ट्राइक के रूप में जो हम लोग मतलब ये कर रहे हैं, तो हम लोग का देखिए मांग सीधी सरकार से, चाहे कोई भी सरकार आता है, इसमें भी यही मांग है कि आप कब एग्जाम लेंगे, कब नोटिफिकेशन डेट्स के बाद कब एग्जाम लेंगे। सिस्टमेटिक जो होता है, हम लोग सिस्टम को सुधारने के पक्ष में है, वो सिस्टम को सुधारने का मांग कर रहे हैं। ठीक है, आप एग्जाम कब दीजिएगा, उसका डेट फिक्स कर दीजिए, आप रिजल्ट कब दीजिएगा, ज्वाइनिंग कब दीजिएगा, वो हम लोग को शुरू से ही बताना चाहिए। क्योंकि आप जब कोई चुनाव होता है तो आप बता देते हैं कि इतना चरण में चुनाव होगा, इतना तारीख को रिजल्ट आएगा, इतना तारीख को प्रधानमंत्री बनेगा। तो आप वही हम लोग को कर दीजिए कि जो भी एग्जाम का वैकेंसी निकालते हैं उसमें क्लियर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अमित जी, बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों ने बहुत समय दिया, बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए समाधान इंडिया, आपको पल पल की जानकारी और पल पल की खबर समाधान इंडिया दिखाते रहेगी। आज के विषय में पूछता बेरोजगार, कब तक मिलेगा रोजगार, जवाब दो सरकार, इस विषय पर लगातार आप लोगों को समाधान इंडिया खबरें दिखाते रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का।